Of you, today we will read chapter 10 Traders, Kings and Pilgrims। ये आपकी बुक में चैप्टर 10 है, बस इस एनसीईआरटी सिलेबस में जो कि न्यू आया उसमें चैप्टर 9 है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। तो इसके अकॉर्डिंग चैप्टर 9 हम पढ़ रहे हैं, वैसे बुक में चैप्टर 10 है। ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रेडर्स क्या होते हैं, किंग्स और पिलग्रिम्स क्या होते हैं। जगनी एट द मार्केट। Jagni looked forward to the fair in the village. She loved to see the touch the pots and pans of shiny steel, bright plastic bucket. Plastic buckets and cloth printed with brilliant floral design and clockwork toys, all of which come from the city. मतलब जगनी जो थी वो एक विलेज के फेयर में गई थी, मेले में गई थी, और उसको वहाँ पे जो पॉट्स और पैन्स पड़े हुए थे स्टील के, वो देखना बहुत अच्छा लग रहा था। और उसने एक ब्राइट प्लास्टिक बकेट यानी कि टोकरी भी देखी, क्लॉथ प्रिंटेड विथ ब्रिलियंट फ्लोरल डिज़ाइन, और उसने प्रिंटेड क्लॉथ देखे जिसपे बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बना हुआ था, एंड क्लॉकवर्क टॉयज उसने देखे, ऑल ऑफ विच केम फ्रॉम द सिटी। ये सब गांव के अंदर मेला लगाया गया था जो कि शहर से लाए गए थे। द मैन हु स्प्रेड आउट देयर वेयर्स केम इन बसेज एंड ट्रक्स एंड वेंट बैक एट द एंड ऑफ द डे। जो भी ये सामान लाया गया था वो बसेज और ट्रक में लेकर गया था और फिर वो लास्ट वाले दिन वापस चले गए। वाई वर दे ऑलवेज ऑन द मूव। ये जो इस तरीके का लोग मेला लगाते हैं, वो लोग इधर से उधर क्यों घूमते रहते हैं। शी वंडर्ड। हर मदर एक्सप्लेन दैट दे वर ट्रेडर्स, पीपल हु ब्रॉट थिंग्स वर दे वर मेड एंड सोल्ड दैम एल्सवेयर। उसकी मम्मी ने बताया कि ये लोग जो है व्यापारी होते हैं और चीज़ों को इधर से उधर जाकर बेचते हैं। हाउ टू फाइंड आउट अबाउट द ट्रेड एंड ट्रेडर्स। व्यापार और व्यापारी क्या होते हैं, इस बारे में हम इस बुक में पढ़ेंगे। यू रीड अबाउट द नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इन चैप्टर 8। आपने चैप्टर 8 में नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर के बारे में पढ़ा था। दिस फाइन पॉटरी स्पेशली बाउल्स एंड द प्लेट्स। ये एक कलाकृति है जो कि बाउल और प्लेट्स में बनाई जाती है। वह फाउंड फ्रॉम द सेवरल आर्कोलॉजिकल साइट्स थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, जो कि हर क्षेत्र में आर्कोलॉजिकल साइट में पाई जाती है। हाउ डू यू थिंक इट्स रीच दिस प्लेस। अब ये हर जगह जहाँ पर की कलाकृतियों की एग्जीबिशन लगती है वहाँ ये पाई जाती है, तो ऐसी जगहों पर ये कैसे पहुँचती है। ट्रेडर्स में हैव कैरिड दैम फॉर द प्लेसेस वेयर दे वर मेड टू सेल दैम एट अदर प्लेसेस। व्यापारी जो है इन वस्तुओं को, जो भी हैंडीक्राफ्ट की वस्तु होती है या फिर इस तरह की कलाकृतियाँ होती हैं, उनको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते हैं ताकि वो उनको बेच सकें। साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड स्पाइसेस स्पेशली पेपर एंड प्राइजेस स्टोन। जो दक्षिण भारत है वो सोने के लिए, मसालों के लिए, काली मिर्च के लिए और अपने कीमती पत्थर के लिए बहुत फेमस है। पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर। इसी तरीके से जो काली मिर्च है वो रोमन एम्पायर में, रोमन साम्राज्य में भी काफ़ी इसका कीमत थी, वैल्यू थी। सो मच सो दैट्स वॉज नोन एज अ ब्लैक गोल्ड, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। सो ट्रेडर्स कैरिड मैनी ऑफ दिस गुड्स टू रोम इन द शिप अक्रॉस द सी एंड बाय लैंड्स इन कार्वेंस। तो इसलिए जो व्यापारी हैं वो इस तरीके का सामान जो कि बहुमूल्य बहुकीमती है उसको शिप के जरिए से या समुद्र के किनारे पर या मतलब समुद्र के जरिए से किसी न किसी माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर व्यापार के लिए लेके जाते हैं। देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड as many Roman gold coins have been found in the South India. जो दक्षिण भारत है वहाँ पर
रोमन गोल्ड कॉइन चलते हैं। और इसी तरीके से बहुत सा जो व्यापार है वो बहुत जगह किया जाता है। अब यहाँ पर एक पोयम दे दी गई है जिसे पढ़ना है और इससे एक लिस्ट बनानी है। ये एक प्रैक्टिकल वर्क आपको दिया गया है। ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सीज रूट्स, some of these followed the coastal, these were other across the Arabian Seas and the Bay of Bengal, where sailors took advantage of the monsoon winds to cross the sea more quickly. So if they wanted to reach the western coast of the subcontinent from the East Africa of the Arabia, they chose to sail with west monsoon, and sturdy ship had to be built for this long journey. जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने बहुत सारे समुद्री खोजें की हैं। सम ऑफ दिस फॉलोड द coasts. There were other cross the Arabian Sea and Bay of Bengal, where the sailors took advantage of monsoon winds and crossed the sea more quickly. और इसके अलावा उन्होंने बे ऑफ बंगाल की खाड़ी और उसके अलावा जो समुद्री हवाएं हैं उसके बारे में भी मतलब उन्होंने पता लगाया है। तो जब वो ये व्यापार के लिए इधर से उधर जाते थे शिप के जरिए तो इन्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज्ञात होता था जिसे फिर बाद में हमें पढ़ने को मिलता है। न्यू किंगडम अलोंग द कोस्ट। द सदर्न हाफ ऑफ द सबकॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय द लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड विथ हिल्स, प्लेट्यू एंड रिवर्स वैली। जो सब कॉन्टिनेंट है उसका जो हाफ सदर्न पार्ट है उसमें एक कोस्ट लाइन बनी हुई है जहाँ पर हिल्स, प्लेट्यू और वैलीज हमें देखने को मिलते हैं। अमंग्स द रिवर वैलीज दैट सब ऑफ कावेरी इज मोस्ट फर्टाइल। और यहाँ पे जो रिवर वैली कावेरी है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। चीफ्स एंड किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैली एंड द कोस्ट बिकम रिच एंड पावरफुल। जहाँ यहाँ पर जिन भी राजाओं ने राज्य किया है वो बहुत ही शक्तिशाली रहे हैं और काफ़ी संपन्न रहे हैं। संगम पोएम्स मेंशन द मोएंडर। दिस इज द तमिल वर्ड मीन दिस चीफ्स यूज फॉर द हेड ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज। संगम पोएम जो है उसके अंदर एक वर्ड का यूज़ किया गया है मोएंडर, और ये जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो जो शक्तिशाली राजा होते हैं या उस साम्राज्य के हेड होते हैं उनके लिए यूज़ किया गया, 3 रूलिंग फैमिली के लिए यूज़ किया गया है। द चोल, द चरस एंड द पांड्यास। तो ये 3 साम्राज्य हुए थे जो कि काफ़ी पावरफुल थे। हु बिकम पावरफुल इन द साउथ इंडिया, जो कि दक्षिण भारत में बहुत ही शक्तिशाली इनका साम्राज्य स्थापित हुआ था 2300 साल पहले। ईच ऑफ 3 चीफ्स हैड 2 सेंटर्स ऑफ द पावर, 1 inland and 1 on the coast. Of these 6 cities, 2 were very important. Fuhar or Kaviripattam, the port of the Chols, and the Madurai and the capital of the Pandyas. मतलब ये जो 3 जो हमने पढ़े हैं, चोल, चारस एंड पांड्यास, ये इस समय में 2300 साल पहले इनका भी शासन था, इनका भी राज्य चलता था जो कि काफ़ी पावरफुल हुआ है। और इनकी जो राजधानी थी वो अलग अलग थी, जैसे एक तो बताइए फुआर और कावेरीपट्टम, द पोर्ट ऑफ द चोल्स एंड मदुराई द कैपिटल ऑफ द पांड्य, और पांड्य की जो कैपिटल थी वो मदुराई थी। द चीफ डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस। चीफ जो है वो रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते थे। इंस्टीड दे डिमांडेड एंड रिसीव गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल। दे ऑल्सो वेंट टू द मिलिट्री expeditions and the collected tribute from the neighboring areas. They kept some of the wealth and distributed the rest among the supporters, including members of their family, soldiers and poets. Many poets whose compositions are found the Sangam collection composed poem in the praise of chiefs, who often rewarded them with prizes, stone, gold and horses, elephant and the
अदर थिंग्स, फाइन क्लॉथ्स एक्सेट्रा। कि मतलब जो राजा होता था वो डायरेक्ट किसी काम में अपने आप को जो साम्राज्य का सम्राट होता था वो किसी काम में इन्वॉल्व नहीं करता था। उसके जो अधिकारी होते थे वो राज्य में जा के लगान वसूल करते थे। इसके अलावा जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे उनको जो बहुमूल्य वस्तु है वो सब मिलती थी, जैसे कि गोल्ड, जैसे कि इम्पॉर्टेंट स्टोन्स वगैरह। तो इसका जो कलेक्शन का काम किया जाता था वो उसके अधिकारियों के द्वारा किया जाता था, सम्राट खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होता था। अराउंड 200 ईयर्स लेटर डायनेस्टी नोन एज द सातवाहन बिकम पावरफुल इन वेस्टर्न इंडिया। 200 साल पहले सातवाहन जो थे वो भी वेस्टर्न इंडिया में यानी कि पश्चिमी भारत में बहुत ही शक्तिशाली हुए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द सातवाहन वॉज द गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। और इसके जो सातवाहन राज्यों का जो शासन था उसका सबसे पावरफुल जो राजा था या शासक था वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी। वी नोन अबाउट हिम फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड ऑन हाफ ऑफ हिज मदर गौतमी बलश्री। मतलब इनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो उनकी माता के द्वारा, गौतमी जो उनकी माता थी उनके द्वारा लिखी हुई जो आत्मकथा है उसमें मिलती है। ही एंड अदर सातवाहन रूल्स वर नोन एज द लॉर्ड ऑफ द दक्षिणा पथ, लिटरली द route leading to the south, which was also used as a name for entire southern region. He sent his army to the eastern, western and southern coast. तो ये जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था, इसके अलावा और भी 7 राजा इसमें हुए और इन्होंने अपनी सीमाएं ईस्ट, वेस्ट और साउथ चारों तरफ फैला दी थी। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि 3 राजा हुए थे, चौल, चरस और पांड्य। उसके बाद हुआ सातवाहनों का शासक जिसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल हुआ गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिसके बारे में मुझे पता लगता है उनकी माता के द्वारा लिखी हुई आत्मकथा में इसका पता लगता है कि वो उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार सभी तरफ से विशेषकर ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न कोस्ट सभी तरफ फैला दिया था। वाई डू यू थिंक ही वॉन्टेड टू कंट्रोल द कोस्ट? वो क्यों मतलब जो अपने चारों तरफ की सीमाएँ हैं उन पर मतलब क्यों नियंत्रण रखना चाहते थे? द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। अब इसके बारे में कोई स्टोरी बताई गई है सिल्क रूट की जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। द रिच ग्लॉसरी कलर ऑफ द सिल्क एज वेल एज इट्स स्मूथ टेक्सचर मेक इट्स हाईली वैल्यूड फैब्रिक इन द मोस्ट सोसाइटीज़। जैसे कि आज भी सिल्क जो है वो बहुत सुंदर लगता है और इसीलिए वो बहुत महंगा भी होता है, और उस वक्त भी लोग सिल्क को, उसके टेक्सचर को, उसके फैब्रिक को बहुत पसंद करते थे। मेकिंग सिल्क इज़ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, और सिल्क को बनाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता था, बहुत ही कठिन कार्य होता था। रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉकून्स ऑफ सिल्कवर्म। ये रेशम के कीड़ों से बनाया जाता था। स्पन इनटू द थ्रेड एंड देन वुवन इनटू द क्लॉथ। रेशम के कीड़ों से धागे को निकाला जाता था, रेशमी धागे को, और फिर कपड़ा बनाया जाता था। टेक्निक्स ऑफ द मेकिंग सिल्क वाज इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर्स अगो। और जो ये सिल्क के कपड़े को बनाने की जो टेक्निक आई थी वो हमने चाइना से सीखी है 7000 साल पहले। वाइल द मैथड्स रिमेनिंग द क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर 1000 ईयर्स, सम पीपल from the China who went to distant lands on food. Horseback and on the camels carried silk with them. The path they followed them to be known as the silk route. अच्छा, मतलब ये जो सिल्क के कपड़े को बनाने का जो था वो बहुत ही कठिन कार्य था, और इसको सीखने के लिए जो लोग हैं वो कई दूर तक, कई किलोमीटर तक पैदल चलते थे। उसके अलावा हॉर्स राइडिंग करके भी सिल्क को उसके ऊपर लाद कर लेके जाते थे, और जिस रास्ते से वो सिल्क को लेकर जाते थे उसको सिल्क रूट कहा जाता है। सम टाइप्स, अब ये जो इसके बाद का जो है मैं नेक्स्ट पार्ट में अपने पढ़ाऊँगी, क्योंकि ये इसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये पार्ट 1 का कंप्लीट हुआ। पार्ट 2 के अंदर हम इसी को सिल्क रूट का जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।